Once again, a great greetings to you all students. We are here to deal with class 12th NCERT biology, which starts with unit 6, that is reproduction, right? In this unit, total 4 chapters are included, which are reproduction in organisms first, which is I am going to start, and second one is reproduction, sexual reproduction in flowering plants. Third chapter is human reproduction, and fourth is reproductive health, right? There are total 4 chapters which we are going to deal with, right? We will start first, that is reproduction in organisms. This unit describes about the process of reproduction, that is generally is of 2 types, asexual and sexual. The asexual reproduction starts with single parenting, but sexual reproduction starts with biparent, right? And there are lots of aspects and related consequences to the reproduction which we will deal further, right? We will start this unit according to NCERT, which says that biology in essence is the story of life on earth, right? बायोलॉजी जो है वो ज़िंदगी की कहानी है. बायोलॉजी से क्या, बायोलॉजी के बारे में हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, बल्कि उससे भी पहले क्लास 6 से लेकर के 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th तक, और अब ये हमारा क्लास 12th है जो कि पीक है हमारे स्टडी का, राइट? क्लास 12th के बाद हमें अपना करियर बनाने का, करियर चुनने का ऑप्शन मिलता है. हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बल्कि अब तो बायोलॉजी वाले इंजीनियरिंग की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट? तो अब हम इस यूनिट को जो शुरू करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट, while individual organisms die without fail, a species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. ठीक है? पॉइंट कहता है कि जब ये तो फिक्स है कि इंडिविजुअल जिसने जन्म लिया है, जिसकी लाइफ है, वो मरेगा, राइट? यानी कि डेथ सर्टेन है विदाउट एनी फेल. लेकिन जो स्पीशीज़ हैं, जो प्रजाति है, वो नहीं मरती, वो चलती रहती हैं, चाहे कितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़े, ख़राब हो, वो एक्सटिंक्शन बहुत कम होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें बने रहने की टेंडेंसी होती है. ये क्यों हो पाता है? जबकि ऑर्गेनिज्म तो मरते रहते हैं, फिर भी उनकी स्पीशीज़ क्यों चलती रहती है? इसी का आंसर है रिप्रोडक्शन, राइट? रिप्रोडक्शन बिकम्स ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, राइट? एनसीईआरटी कहता है कि रिप्रोडक्शन ही वो वाइटल प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पीशीज़ चलती रहती हैं बहुत लंबे समय तक. चाहे कितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलता रहे, स्पीसीज की टेंडेंसी होती है सरवाइव करने की, राइट? ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स. ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो न्यू वेरिएंट्स बनाता है, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स वाले स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिज्म को बनाता है, सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इन्हांस्ड, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है. रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कि टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. दिस definition starts from class 6 onwards, right? Now we are going to deal with types of reproduction, right? रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? तो सिंपली हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो हमारा एनसीईआरटी का बेसिक लेवल है, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है? एसेक्सुअल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, और इसमें क्या होता है बाई पेरेंटल, मतलब कि 2 पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या आएगा एनसीईआरटी में वो हम लोग आगे पॉइंट में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म में न्यू वेरिएंट्स लाता है, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छा बनाता जाता रहता है, डिफरेंट करता जाता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव कर पाते हैं अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट में। ठीक है, दिस यूनिट एग्जामिन्स द जनरल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स and then explains the details of this process in flowering plants and human as easy to relate representative examples। ठीक है, ये ओवरऑल आपके पूरे यूनिट की बात कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि रिप्रोडक्शन यूनिट में कॉमन जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में, और उसके अलावा जो सेकेंड चैप्टर है वो मेनली प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेगा, जो थर्ड चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डील करेगा, और जो फोर्थ चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डील करेगा, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ डिजीजेज आते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिनके बारे में फोर्थ चैप्टर आपका डील करेगा। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस यूनिट में आगे क्या कहा गया है। ठीक है, तो इस यूनिट में सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट के एनसीईआरटी के कोई भी यूनिट को स्टार्ट करने वक्त वहाँ पर सबसे पहले किसी न किसी साइंटिस्ट का डिटेल थोड़ा दिया रहता है, जिससे कि हम पढ़ के और ज़्यादा इंस्पायर हों, हम और साइंस की तरफ सोचने लगे। राइट, हमारी सोच साइंस होनी चाहिए, तो उसको ही आगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर यूनिट से पहले किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में कुछ ना कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पर पंचानन माहेश्वरी के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं कि क्या दिया गया। राइट, उनके जन्म के बारे में दिया गया, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान, पंचानन माहेश्वरी rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world। कौन नहीं जानता है पी माहेश्वरी को। राइट, वो एक महान बॉटनिस्ट हैं, बहुत ही उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा लेबोरेटरीज़ को स्टैब्लिश किया है, इस वजह से वो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, पी माहेश्वरी का जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था। उसके बाद उन्होंने ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज डीएससी during his college days he was inspired by Dr. W. de Dion, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially in morphology। यानी कि पी माहेश्वरी जो थे वो जब इलाहाबाद गए और वहाँ पर वो अमेरिकन साइंटिस्ट के कांटेक्ट में आए जिनका नाम डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन था, उन्होंने उनको इंस्पायर किया बॉटनी की तरफ और मॉर्फोलॉजी की तरफ। ठीक है, हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट इफ his student progresses ahead of him it will give him a great satisfaction। इन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट, यानी इनके जो टीचर थे, उन्होंने इनके सामने ये बात कही कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंस्पायरिंग सेंटेंस है किसी टीचर का अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो उनमें एक जोश आए, उनमें एक जज्बा आए कि मैं अपने टीचर से भी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ नीट के लिए पढ़ना है, नहीं, आपको
साइंस की तरफ आपका एक झुकाव हो, एक इंटरेस्ट आए, इसके लिए ये सारे स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं बुक्स में, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ साइंस पढ़ के भी मुझे कुछ आने वाला है, मैं कुछ कर सकता हूँ वर्ल्ड में, है ना, मेरा कुछ नाम होने वाला है। इसलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया गया है। दीज वर्ड्स इनकरेज्ड पंचानन टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। यहाँ पे पंचानन माहेश्वरी को इस स्टेटमेंट से लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए जिससे कि उनके टीचर खुश हो जाएंगे, जैसे आप लोग करते हैं अपने टीचर को खुश करने के लिए, वैसे ही, right? He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. इन्होंने काम किस पे किया? इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पकड़ा, यानी एम्ब्रायोलॉजी, राइट? एम्ब्रायोलॉजी किसे कह सकते हैं? जब जाइगोट बन जाता है और जाइगोट जब डेवलप करके एम्ब्रायो स्टेज में आता है और एम्ब्रायो जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने वाला रहता है, तो ये जो पीरियड होता है यही स्टडी किया जाता है एम्ब्रायोलॉजी में। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी अलॉन्ग विथ एम्ब्रायोलॉजी को स्टडी किया है। ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी in University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. इन्होंने ही सबसे पहले बॉटनी डिपार्टमेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया, जो कि अभी भी एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर का बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. इन्होंने साइंस को कुछ और आगे बढ़ाया, यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर को इन्होंने शुरू किया। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट इन्होंने प्लांट के एस्पेक्ट में देखा, और वो भी बहुत पहले, अभी से बहुत पहले की ये बात है, ठीक है? तो इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रायोज पे इनका वर्क था। साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे भी पूरी दुनिया में अपना नाम किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे दिया गया है, इस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ, इन्हें कई सारी फेलोशिप्स मिली। इनके फेलोशिप्स में FRS फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन भी है, जो इनके एक्सीलेंस वर्क के लिए दिया गया। इसके अलावा इंडियन काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड फेलोशिप इनको मिल चुकी हैं इनके वर्क के लिए। ही इनकरेज्ड जनरल एजुकेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इस साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने जनरल एजुकेशन को इनकरेज किया एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स पब्लिश्ड बाय NCERT इन 1964। इन्होंने ही NCERT को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लॉन्च किया, वो भी 1964 में ही। सोचिए ये बुक कितनी पुरानी है और कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए जो NCERT आती है वो कितना महत्व रखती है, ठीक है? Now we start this introduction of the scientist is finished, right? हमें यहाँ से कुछ सीखना था तो हमने सीखा, और नीट के लिए भी कुछ देखना था तो देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉपर चैप्टर की तरफ, जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, राइट? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है लाइफ स्पैन से। ये एक वर्ड यहाँ पे आपको डिस्कस करेगा जो है लाइफ स्पैन, ठीक है? लाइफ स्पैन बड़ा ही एक वर्ड है जो हमेशा बच्चों के दिमाग में आता है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। कुछ नहीं है, इट्स सो सिंपल। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। यानी ये वो पीरियड है जो बर्थ, जन्म से लेकर के और नेचुरल डेथ तक जो समय हम व्यतीत करते हैं उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू
नेचुरल डेथ, राइट। यही लाइफ स्पैन होता है। ये हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में डायग्राम दे के बताया गया है, जैसे कि एलिफेंट, और बहुत का जगह खाली छोड़ दिया है तो वो मैं फिल कर देती हूँ। जैसे एलिफेंट के बारे में दिया है 60 to 70 ईयर्स, रोज 35 years, dog 20 to 30 years, banana 25 years, cow 20 to 25 years, horse 60 years, fruit fly 30 days, rice 3 to 4 months, banyan tree 200 years, और इसके अलावा parrot 140 years, crow 15 years, butterfly 1 to 2 weeks, crocodile 60 years, tortoise 100 to 150 years, एक्सेट्रा। यहाँ पे ये लाइफ स्पैन देने का मतलब ये है, ये आपको बायोलॉजी के स्टार्टिंग टॉपिक को बता रहा है कि अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं तो हम लाइफ स्पैन को भी जाने आखिर ये क्या होता है, ठीक है। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। ये तो एकदम फिक्स है, जन्म लेना है तो मृत्यु तो होगी ही, ठीक है। और रहा समय बीच का, तो वो हम कैसे स्पेंड करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, सिवाय यूनिसेल्युलर के, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे डिवाइड्स। सिंगल सेल रहेगा और डिवाइड करके 2 सेल बन जाएगा, फिर वो दोनों सेल भी डिवाइड करके 4 सेल बन जाएंगे। तो इस तरह से वो हमेशा उनका डिवीज़न होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म अभी तक चल रहा है, नहीं, वो डिवाइड होता जाता है, उसमें भी चेंजेस आते जाते हैं। पर अगर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दोज आर इमॉर्टल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो मेन फोकस्ड वर्ड है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि अपने जैसे को, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट एक पॉइंट आपको बता दे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, तो give rise to young ones, ठीक है। अब ये यंग वन जो होगा उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यंग वन इज इक्वल टू चाइल्ड, इज इक्वल टू ऑफ स्प्रिंग, इज इक्वल टू प्रोजेनी। ये सभी एक ही वर्ड है, सबका मीनिंग एक ही है। यंग वन कहें, चाइल्ड कहें, ऑफस्प्रिंग कहें या प्रोजेनी कहें, ये सभी एक ही वर्ड है, राइट। सबका मीनिंग एक ही है। तो आगे बता रहा है कि द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो जन्म लेते हैं जो भी बच्चे, वो फिर बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और अगेन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडिविजुअल डेथ करता रहता है, मगर वो जो प्रजाति है, वो जो स्पीशीज है, वो चलती रहती है, राइट। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यहाँ पर एक साइकिल चलता रहता है जिसमें बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है एंड डेथ होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कारण जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जो है वो चलती रहती है। यानी रिप्रोडक्शन क्या चीज में हेल्प करता है, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज चलते रहती है रिप्रोडक्शन की वजह से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. यहाँ पर इस वर्ल्ड में हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी अपनी मैकेनिज्म स्टैब्लिश किए हैं, अडेप्ट किया है सो दैट कि रिप्रोड्यूस कर सकें. The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. यानी कि organism का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो इंटरनल बॉडी का प्रोग्रामिंग है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी है, जो उनका आउटर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये सारे फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स मिला के ये डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया कि सिंगल पेरेंट, ठीक है, और क्या लिखा कि विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ठीक है, विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. और यहाँ पर डेफिनेटली फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ये पूछ रहा है यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. विथ और विदाउट दो पॉइंट है यहाँ पे, विथ और विदाउट. तो हम शुरू से जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, पर एनसीईआरटी कहता है कि होता है. विथ और विदाउट दोनों बात कह रहा है वो, या तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. तो अब हम ये ढूंढेंगे कि कहाँ होता है, नहीं होता है. ये तो हम सब जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है. राइट, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी कह रहा है. तो वो कहाँ होता है? वो होता है पार्थेनोजेनेसिस के केस में. ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस जो है, ड्यूरिंग पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस के समय विथ गैमेट फॉर्मेशन होता है. यानी कि अगर कोई गैमेट बन चुका है और वो बिना फ्यूजन के ही ऑर्गेनिज्म बना देता है तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और गैमेट का फॉर्मेशन भी हो गया, तो हम विथ गैमेट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसको. तो यहाँ पे यही पॉइंट है. यहाँ पे एग्जाम्पल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरिंग पार्थेनोजेनेसिस, यस, गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट है. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये नीट का सर्टेन क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा. राइट, कि विथ और विदाउट वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको दे सकता है चेक करने के लिए कि आपको ये पता है कि नहीं नीट के लिए. राइट, तो एक केस तो हमने देखा पार्थेनोजेनेसिस. दूसरा केस अगर हम देख सकते हैं तो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम पार्थेनोस्पोर या एजाइगोस्पोर कहते हैं, जो फंगस और एल्गी के केसेस में बनते हैं. वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही हो सकता है. सेकेंड है हमारा हनी बी. हनी बी के केस में क्या होता है कि ड्रोन्स जो होते हैं वो भी सिंपल गैमेट के से ही बन जाते हैं, डायरेक्टली डेवलप कर जाते हैं. तो वहाँ पे भी फ्यूज़न नहीं होता और गैमेट फॉर्मेशन होता है. तो ये दो एग्जाम्पल आपको आपके इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन.
राइट। नेक्स्ट पॉइंट है when two parents opposite sex participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। जो हमने यहाँ पे लिखा biparental means involvement of two parents, ठीक है, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट अपोजिट ही फ्यूज करेंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कॉमन पॉइंट्स खत्म हुआ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन दिस मेथड अब हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि इन दिस रिप्रोडक्शन ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिखा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parent। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि asexual reproduction में जो offspring आते हैं स्टूडेंट, वो offsprings are genetically सिमिलर, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर। ये पॉइंट यहाँ पे आपको कुछ कहना चाह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उनके सेल के अंदर का डीएनए वो बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। जो न्यू प्रोड्यूस्ड हैं, जो बेबी हैं, जो चाइल्ड है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो भी न्यू डॉटर सेल्स है, वो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो आपस में तो सिमिलर होगा ही साथ वो अपने पेरेंट से भी सिमिलर होगा, मतलब जेनेटिक्स बिल्कुल सिमिलर होगी। इस वजह से मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर होती है, क्योंकि जो हमारे जीन में, जो हमारे डीएनए में होता है स्टूडेंट्स, वही हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो कॉपी बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, क्या वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे? यस, ऑब्वियसली वो सिमिलर होंगे, है ना। क्यों होंगे? क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, सिंगल पेरेंट के सेल से वो बन के आ रहे हैं। तो जो पेरेंट का डीएनए होगा 100% वही डीएनए ऑफस्प्रिंग का भी होगा, ठीक है। तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब such morphologically and genetically similar individuals। तो क्लोन जो है यहाँ पे न्यू वर्ड यूज किया गया, क्लोन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे क्लोन कहा जाता है, क्लोन, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। एंड यस, क्लोन्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। क्लोन्स में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सभी एक जैसे ही होंगे और पेरेंट जैसे ही होंगे, पेरेंट भी उनका सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ग्रुप में किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैला हुआ है, चलिए अब एक नज़र उस पर देखते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जिनमें बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है।
In Protista and Monerans, the organisms or the parent cell divides into two to give rise to new individuals. यानी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के केस में जहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे अब इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ रहा है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज़्यादा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में पाया जाता है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, यहाँ पर सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही हैं, ये सिंपली डिवाइड करते हैं दो ऑर्गेनिज्म में और दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ Thus in these organisms cell division itself is a mode of reproduction। यानी प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के केस में सिंपल सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो यहाँ पर अब दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप यहाँ आपको डिस्कस करने, एक तो बता दिया कि सेल डिवीजन, दूसरा बता रहा है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बचपन से ही आप भी और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। यानी कि कोई एक सेल जब दो सेल में डिवाइड कर जाए, पहले उनका न्यूक्लियस डिवाइड हो एंड देन आफ्टर उनका सेल डिवाइड करे दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस डिवीजन है ना, कह सकते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस डिवीजन। Karyokinesis is followed by cytokinesis, मीन्स कंप्लीट सेल डिवीजन। यानी कि बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल अमीबा में एंड पैरामीशियम में। ठीक है, राइट, पैरामीशियम में ये कॉमनली देखा जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू, बाइनरी फिजन मीन्स जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए तो दोनों न्यू डॉटर सेल्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस बाइनरी फिजन कहा जाता है। सेकेंड केस हम देखते हैं ईस्ट में। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually gets separated and mature into new yeast organism। ठीक है, ईस्ट के केस में क्या होता है? बडिंग होती है, हम इसे बडिंग कहेंगे, क्योंकि ये जो बडिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि एक सेल उससे बड निकलता है। लाइकवाइज कि अगर ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो ये यहाँ पे जो डिवाइड करेगा तो यहाँ इसका एक यहाँ छोटा सा एक बड बनेगा जहाँ पे एक न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस का कुछ पार्ट आएगा और फिर ये
ठीक है, ये डिवाइड कर जाएगा और ये फाइनली जो है वो 2 ईस्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि बडिंग इन ईस्ट किस तरह से हुआ, एक छोटा सा बर्ड निकला, से हम बर्ड कहेंगे इस तरह के आउटग्रोथ को, और ये फाइनली अलग होके न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस, राइट। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures, ठीक है। तो कह रहा है कि फंगस में और एल्गी में और भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो कौन से स्ट्रक्चर हैं? तो द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है, अगला एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर यानी कि स्पोर्स होते हैं, लाइक जूस्पोर्स, ठीक है। जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं जो मूव करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फंगस एंड अलगी में पाए जाते हैं। फंगस एंड अलगी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, राइट। उसके अलावा क्या है? अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स एंड गेम्यूल। कोनिडिया कहा, जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखें तो ये कोनिडिया से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स होता है। ये कोनिडिया जैसे कि फंगस लाइक पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंजाई में ये कोनिडिया स्ट्रक्चर होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा गेम्यूल्स होते हैं, ठीक है। गेम्यूल्स भी स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, है ना। तो स्पॉन्जेस में ये देखा जाता है जनरली। एंड इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो कहलाता है बडिंग, ठीक है। एक बार हमने ईस्ट में बडिंग देखा और अब ये हम हाइड्रा में बडिंग की बात कर रहे हैं। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखेगा कि कैसे हाइड्रा में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उनमें बड फॉर्मेशन होता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बड़े एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे while in animals and other simple organisms the term asexual is usually unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used, right। लोअर ऑर्गेनिजम्स में हम इजीली यूज कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड, राइट। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली इन प्लांट्स के केस में हम डायरेक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ ना करके हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फिर क्या है? क्या ये एसेक्सुअल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जेनेटिकली इसमें भी बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और सिंगल पेरेंट से ये होता है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। पर ये थोड़ा अलग क्यों है तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इसको अब मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टूडेंट जनरली प्लांट के लिए यूज करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग क्यों है तो वही। तो हम पहले इसका जो कॉमन पॉइंट है हम पहले उसको लिखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे भी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी होगी, सिमिलर होगा, ठीक है।
एंड डिफरेंसेस क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली तो ये सिमिलर होगा, ठीक है, एंड सिंगल पेरेंट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, वो है कुछ खास स्ट्रक्चर्स, राइट। तो हम देखते हैं इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offsprings। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब के बारे में। ये सभी प्लांट के एग्जाम्पल हैं, उनके स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे ग्रासेस हो गए, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, बल्ब मीन्स ऑनियन हो गया, आपका गार्लिक हो गया। तो इन सब के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जो वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, उन स्ट्रक्चर को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन are called vegetative propagules, ठीक है। इन्हें वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहा जाता है। ये यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल। क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सर्च ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर ह्यासिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो जहाँ कहीं भी पानी रुक जाता है, बहता हुआ पानी नहीं रहता, जैसे पॉन्ड्स में है ना, जो बड़ा सा पॉन्ड रहेगा और पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे, उसमें छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं, ठीक है। तो वो पौधे कहलाते हैं जलकुंभी के पौधे। वाटर ह्यासिंथ, जलकुंभी कहिए या इकॉर्निया कहिए, तीनों उसी का नाम है। तो ये जो जलकुंभी का पौधा है, इनके जो फ्लावर होते हैं वो पर्पल या ब्लूइश कलर के होते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो इनका ये क्या क्रिएट करते हैं वाटर में, ये देखिए। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑक्सीजन ले लेते हैं वाटर का, जिसकी वजह से फिशेज जो हैं वो मर जाती हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स पे भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसे लाया गया था इंडिया में, introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaves। इसलिए इनकी खूबसूरती की वजह से इनको इंडिया में लॉन्च किया गया था बाहर से। तो ये अपनी खूबसूरती तो इन्होंने दिखाई, लेकिन इनका जो हार्मफुल इफेक्ट था उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ असर दिखा। तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों हो गया? बिकॉज ये जो प्लांट है ये काफ़ी तेज़ी से प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। These plants propagate vegetative propagation vegetatively a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time। कम समय में इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं, वाटर ह्यासिंथ। ये पॉइंट नीट का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated?
क्या आपने कभी सुना है? ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। श्योरली आपने देखा होगा कि किस तरह से आलू की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, किस तरह से उनके कौन से पार्ट को कट करके लगाया जाता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, राइट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। क्या आपने आलू, आपके किचन में आलू रहता होगा और पुराना हो जाता होगा, तो क्या आपने उसमें से नए छोटे छोटे प्लांट्स को निकलते हुए देखा है? नहीं देखा है तो यहाँ देखिए, देखिए मेरे पास है। इस पोटैटो ट्यूबर से हम देख सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ पे भी इसका आई जैसा स्ट्रक्चर था बर्ड, वहाँ पर से इसमें न्यू प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, न्यू प्लांट यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो पोटैटो ट्यूबर है ये बता रहा है कि यहाँ पे नए प्लांट्स निकल रहे हैं। इसी तरह से अनियन के केस में भी आप देखेंगे कि जब रेनी सीजन आएगा और ओनियन पुराना हो जाता है तो आप देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन लीव्स यहाँ से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि ये सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants। यानी ये जो प्लांट है, आलू हो गया, शुगर केन हो गया, ये राइजोम्स हो गए यानी कि जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, तो यहाँ पे जो न्यू प्लांट्स आ रहे हैं वो उसी हिस्से से आ रहे हैं जहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होगा। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं इनमें नोड्स प्रेजेंट होना चाहिए। नोड्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर नोड्स होगा तभी वो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाएगा और वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। आपने ब्रायोफाइलम भी देखा होगा, जिसे हम पत्थरचूड़ भी कहते हैं। उसके लीव्स के जो साइड से नॉचेस होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी एडवेंटिशियस बर्ड्स होता है, वहाँ पर भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये सब ब्यूटी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये ब्यूटी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच रिक्वायर्स सिंगल parent and the offsprings which are produced after such reproduction have similar genetic constitution just like its parent। ठीक है, इस वजह से इनको क्लोन भी कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक्स इनकी सिमिलर होती है। यहाँ पे आपको अगर कुछ समझाया जा रहा है तो वो यही बात समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। It is interestingly to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। यानी कि asexual reproduction जो है वो generally किस में होता है, तो simple organisms में होता है। simple organisms में जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर एक्चुअली में बहुत ही सिंपल होता है, लाइक अलगी एंड फंजाई, दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श हो जाते हैं, यानी कि जब कंडीशन एडवर्स होगा, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, दैट टाइम दीज ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट देयर रिप्रोडक्शन फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल। ठीक है, ये एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। Now next point is asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants। तो प्लांट के केस में देखते हैं कि दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जब उनमें फ्लावरिंग सीजन आता है, जब उनमें फ्लावर्स आते हैं, एट दैट टाइम दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इजीली, राइट।
On other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो animal के केस में sexual reproduction, plants के केस में both vegetative propagation like asexual reproduction, and also when the flowering season comes they perform sexual reproduction. But in microbes or single celled organisms they generally perform and they generally prefer to perform asexual reproduction, but in adverse condition they also shift their body activity in sexual mode of reproduction sometime, right? अब हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे, यहीं पे हमारा आज ख़त्म होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। तो इतनी सी बात को आप खुद से रिवाइज कीजिए, खुद से रीड कीजिए, स्टडी कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की और अलग अलग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई हैं कृपया उतने को ही पढ़िए, उसे ही ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का शॉर्टकट कभी नहीं चुनना चाहिए। अगर आपने शॉर्टकट चुना तो वो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं करेगा। और जिस दिन से आपने ठाना कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं चुनना, हमेशा लॉन्ग रोड्स लेने हैं लाइफ के लिए, तो वो आपको हमेशा सक्सेस पहुंचाएगा। एकदम श्योर एंड सर्टेन आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए चलिए बाय, टेक केयर।